आज हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th के बेसिक मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट सेकंड है इस सीरीज़ का। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के थ्रू भी उस पार्ट को देख सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला टाइप जो है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी जनरली आपको फैक्टर करने होते हैं कि कोई भी आपको इक्वेशन दी जाएगी या फिर आपको वर्ड फॉर्म में कोई प्रॉब्लम दे सकती है आ सकती है जो कि आपको फैक्टर के थ्रू आपको सॉल्व करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इस तरीके जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर इस वजह से लिया है, इसको थोड़ा सॉल्व कर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपको लगे, या फिर कईयों के लिए हो सकता है इसे सॉल्व ना कर पाए। तो इसका एक थोड़ा वे है जिसको आपको रिमेंबर करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, कि हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4b स्क्वायर, आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप कोई लगाने लग जाओगे श्रीधराचार्य वगैरह या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हो सकता है ये थोड़ा लेंदी आपको देखने को मिले, या फिर हो सकता है उसमें ऑलरेडी दे रखा हो कि आपको ये नहीं, आपको ये फैक्टर से ही करना है। तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर आप देखो यहाँ पर माइनस 2ax है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला जो होता है x माइनस ए स्क्वायर का, उसमें जो 2ax होता है वो सेकेंड टर्म होती है, और इस सेकेंड टर्म जो होती है उसका बी स्क्वायर भी होता है बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये ए स्क्वायर भी होगा। यानी कि अगर आप देखें तो ये 2ax और a में कुछ ना कुछ लिंक है, तो हम इसे एक साथ लेकर आ जाएंगे और 4b स्क्वायर हम पीछे ही छोड़ देंगे। इसको आप चेंज कर सकते हो x माइनस ए स्क्वायर में, क्योंकि हमारे ये x माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जो है इसे इस फॉर्मूले के थ्रू a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के थ्रू इसे आप ओपन कीजिए। इसे जब आप ओपन करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें अपने पास ये x है और ये कांस्टेंट है, ये x ये कांस्टेंट, तो आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, इसे 0 इक्वल रख सकते हो आप डायरेक्टली, और फाइनली आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि होंगी 2a 2b प्लस a और a माइनस 2b। दैट्स इट, ये अपना इसका सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें जो कि हमारा था ये वर्ड वाला प्रॉब्लम, कि हमारी कोई मोटर बोट है जो कि 18 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है इस इन स्टिल वाटर। यानी अगर वाटर में कोई वेव नहीं है, वो भाव नहीं है, वाटर अगर रखा हुआ है मतलब स्टिल वाटर है, उसकी खुद की कोई भी स्पीड नहीं है, तो हमारी जो स्पीड जो मोटर बोट की 8 किलोमीटर पर हावर है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन आप दे रखी है वो दे रखी है कि It takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot। यानी कि देखिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है, मान लीजिए आपका जो बहाव है नदी का वो इस तरफ है, तो अगर आप इस तरफ ही जाओगे तो ये आपका डाउनस्ट्रीम, और आप इसके अपोजिट जाओगे तो ये आपका हो जाएगा अपस्ट्रीम। तो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि ये बहाव है अपना, तो इस बहाव के जब अपोजिट साइड ये अगर जाता है और फिर वहाँ से अगर वापस आता है, और जब वहाँ से उसी स्पॉट वापस आता है, तो जाने का जो टाइम जो है वो आने के टाइम से कितना ज़्यादा है। अगर आप टी यू माइनस टी डी करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, यानी कि 1 घंटा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और टोटल डिस्टेंस जो कवर की जा रही है 24 की जा रही है। तो देखिए अपने पास इक्वेशन टाइम की फॉर्म में दे रखी है, तो हमें यहाँ पे टाइम ही निकालना हुआ। तो देखिए टाइम कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए जो अपनी स्ट्रीम जो है जो आ रही है इस तरफ से, उसकी स्पीड है x, ठीक है ना। तो जब आप इसके अपोजिट जाओगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी 18 माइनस एक्स, और जब आप इसके साथ जाओगे तो ये हो जाएगी 18 प्लस एक्स, जिसको आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम शायद आपको पता होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो कोई दे रखी थी हमारे पास कि टी यू माइनस टी डी 1 है, जो कि अभी हमने डिस्कस की कि अपस्ट्रीम में जो टाइम जो है वो टी डी से एक ज़्यादा लग रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो कि टी यू माइनस टी डी 1 होगा। ओके, तो अब टी डी और टी डी को आप खोलिए, तो देखिए टी यू अपना क्या हुआ अपस्ट्रीम वाला,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 24 किलोमीटर, जो कि दोनों में ही सेम रहने वाली है 24 किलोमीटर। लेकिन हमारे पास अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 18 - x और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है 18 + x। दैट्स ऑल। इसके बाद आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x की वैल्यू या तो -6 x -6 और x + 54, और यहाँ से आपकी वैल्यूज आएंगी x + 6 और x - 54। अब -54 हम इस वजह से नहीं लेंगे, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी x = 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सॉल्यूशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो देखिए यहाँ पे हमें इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है सॉल्व करना है। तो बस इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दैट्स इट। इसमें आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, बस इतना सा आपको काम करना है कि इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। या आपकी वैल्यूज आप कंपेयर कर सकते हो, वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ जाता है केस स्टडी का, और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप ये जो टेबल है इसे आप अच्छी तरह से याद कीजिए कि हमारा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप देखिए, वैसे आपको पता होगा शायद कि अगर d 0 से बड़ा है तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं, यानी कि हमारे रूल्स यूनिक होंगे और रियल होंगे और अलग अलग होंगे मतलब। और d = 0 है तो भी हमारे रूल्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे, और अगर d <0 हो जाता है तो हमारे पास रूट्स जो है रियल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे जो कि एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का पेयर होगा। ठीक है ना, बाकी चीजें आप इसे रीड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें जो है स्कूल की ईयरबुक जो है डिजाइन करते हुए अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट दैट द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द फोटो इज इंक्रीज्ड बाई x। चलिए मैं इसको आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि आपकी जो स्कूल की ईयरबुक होती है उसको अगर हम लेंथ और विड्थ उसकी अगर x से इंक्रीज कर दें, दोनों साइड अगर हम x से इंक्रीज कर दें, x से इंक्रीज करें तो जो एरिया जो है ना हमारा ईयरबुक का वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारी कंडीशन दे रखी है और हमें कुछ डाटा दे रखा है कि और जो ओरिजिनल फोटो है ना हमारा वो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 12 सेंटीमीटर वाइड है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं आपको। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हमें अलजेब्रिक इक्वेशन आनी है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करके। नेक्स्ट है कि वो उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालिए। थर्ड है कि उसके आपको जो सॉल्यूशन निकालने हैं। हमारी जो न्यू डायमेंशंस जो होंगी फोटो की वो क्या होंगी, तो न्यू डायमेंशन आपको तो पता चलेंगी जब आपके पास x होगा, यानी कि हमें x को सॉल्व करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या किसी रेशनल वैल्यू की ऑफ x के लिए एरिया 220 हो सकता है। चलिए देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें कि हमें अलजेब्रिक फॉर्म यहाँ पर हमें अपने को जो है निकालनी है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हम x जो है इंक्रीज कर दें लेंथ और विड्थ में तो हमारा एरिया डबल हो जाता है। तो अगर हम लेंथ और विड्थ को x इंक्रीज कर दें तो हमारी न्यू लेंथ क्या हो जाएगी 18 + x और नई विड्थ क्या हो जाएगी 12 + x। तो हमारा एरिया क्या होगा 18 + x × 12/x, ये हमारा एरिया हो गया। और ये हमें दे रखा है कि एरिया जो है डबल हो जाता है ये x इंक्रीज करने पर। तो इनिशियली हमारा जो एरिया था वो था 18/12। क्यों, क्योंकि 18 हमारी ओरिजिनल लेंथ थी और 12 ओरिजिनल विड्थ। तो हमारा ओरिजिनल एरिया क्या होगा 18 × 12। तो हमारा जो एरिया डबल करने के बाद क्या होगा 2 × 18 × 12। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया कि अलजेब्रिक फॉर्म में हमें जो है इसकी इक्वेशन को निकालना था। इसको जब आप सॉल्व करोगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आओगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को जो दे रखा है वो दे रखा है कि हमें उसके सॉल्यूशन निकालने थे कि भाई x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए जो है
जिसके लिए अपना जो एरिया जो है डबल हो जाए। तो बस आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो आई थी इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको जब आप सॉल्व करो तो अपनी x की वैल्यू 6 और -36 आएगी। -36 यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, हमने x को जो है इंक्रीज किया है, लेंथ हमारी जो है इंक्रीज हुई है। तो और -36 पॉसिबल यहाँ पर नहीं होने वाला। तो x की वैल्यू अपनी जो 6 होगी, और जब 6 आप पुट करोगे अपनी लेंथ और विड्थ में, तो अपनी न्यू लेंथ और विड्थ जो है वो अपने पास आ जाएंगी। तो न्यू डायमेंशन हमारे पास होगी 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा था कि अगर क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पर अपना न्यू एरिया 220 के क्लोज है। चेक कर लेते हैं। न्यू एरिया लीजिए, उसको 220 के इक्वल रख दीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करो तो अपनी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x² + 30x - 4। अब यहाँ पर अगर आप d निकालोगे ना, मीन b² - 4ac, तो आपका 916 आएगा, जो कि अपना एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो जो वैल्यू आएगी वो अपनी अंडर रूट में आएगी। अब वैल्यू अंडर रूट में आएगी तो देख क्या होगा, -b ± समथिंग अंडर रूट, मान लीजिए के है जो कि अंडर रूट आएगा डिवाइड बाई 2 है। तो आप किसी का माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे रेशनल का इरेशनल के साथ, तो अपना इरेशनल टर्म ही आएगी, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे यहाँ पर रेशनल के साथ, तो भी रेशनल टर्म ही आएगी, ठीक है ना। इसलिए अपना जो 220 करने के लिए हमारे एक्स की कोई रेशनल वैल्यू नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज जो हैं इरेशनल ही आने वाली हैं, क्योंकि हमारा जो b² - 4ac यानी जो d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। इसे फर्दर आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत आ रही हो तो आप सॉल्व कर लीजिए, इस पूरा x की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है nth टर्म ऑफ एपी के, यानी कि आपसे जनरली एपी का कोई nth टर्म पूछा जाता है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो है वो दे रखा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। देखिए हमारे पास ये जो सीरीज जो है, हमारे इसमें जो क्वेश्चन जो है वो हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन ले रखे हैं कुछ इस तरीके से ले रखे हैं कि उसमें आपके मैक्सिमम कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, आपके मैक्सिमम कंसेप्ट जो है उसके अंदर आ जाए। इस वजह से हो सकता है हमने थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी चूज किए हों, लेकिन आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन आते हो, लेकिन आप उनके कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो इससे रिलेटेड या इससे लो लेवल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल पेशेंस के साथ आप बैठिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो सॉल्यूशन देखिए और मेहनत करते रहिए। तो देखिए इसमें अपने को जो दे रखा है वो दे रखा है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32, ठीक है ना, और द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इज 7:15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कुछ इस तरीके से दे रखा है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो ठीक है ना, और रेशियो हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट एंड 2 मिडिल टर्म्स। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होता है कि कहीं आपको सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम निकालना हो, वो कंडीशन आपको दे रखी हो, और आपको रेशियो निकालना हो कि किस तरीके से प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए, किन्हीं 2 टर्म्स का प्रोडक्ट कीजिए और किन्हीं और 2 टर्म्स का प्रोडक्ट कीजिए, फिर उनका रेशियो निकालिए। टर्म्स यहाँ पर बढ़ भी सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पर दे रखा हो तो इसका जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है करने का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम टर्म्स मानते हैं कुछ अलग तरीके से मानते हैं। जनरली हम टर्म्स कैसे मानते हैं कि इनिशियल टर्म ए मान ली, फिर a + d, a + 2d, इस तरीके से मानते हुए हम चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वो काम नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कंडीशन 2 हो सकती है, या तो हमें ऑड टर्म्स हो सकते हैं हमारे पास, कि जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है तो ऑड हो, 5 हो, 7 हो, इस तरीके से। या फिर कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास इवन टर्म्स हो। तो मान लीजिए आपके पास ऑड टर्म्स हैं। ऑड टर्म में आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू लेनी है a, ठीक है ना। उसके बाद आपको या तो वैल्यू दे रखी होगी 1 कि आपका 1 है 1 टर्म, या फिर 3 टर्म्स दे रखी होंगी, क्योंकि ऑड टर्म्स है ना, तो 3 होंगी या 5 होंगी। तो इसके बाद जो वैल्यूज आपको लेनी है ना, वो लेनी है a + d एंड a - d। अब देखिए अब 3 टर्म्स हैं तो आपको इस तरीके से ले लेना है कि a + d a - d। अब 5 होंगे तो हम क्या करेंगे, इसके आगे यूज करेंगे a + 2d, और एक टर्म हम इसके पीछे लेंगे a - 2d।
कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे डी ही है, आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरीके आपको यूज़ करना है अगर आपकी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हमारी इवन नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से चालू होंगी, 2 से। तो हमारी जो पहली 2 टर्म्स होंगी वो होंगी a माइनस डी, ठीक है ना, एंड a प्लस डी। तो ये हमारी 2 टर्म्स होंगी मिडल टर्म्स। इसके बाद जो भी टर्म्स होंगी वो हम इस साइड और इस साइड इक्वली लिखते चलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे 4 टर्म्स हुई तो 4 में हम क्या करेंगे, एक टर्म हम इसके यहाँ पर लिखेंगे और एक टर्म हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें तो आपको 2d देखने को मिलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ पे अपनी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी a प्लस 3d। सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगी a माइनस 3d। इस तरीके से आप टर्म्स को यहाँ पे जो है निकालेंगे अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन आपको अगर दे रखा होगा। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हमारी जो है इवन नंबर में 4 दे रखी है, तो हम 4 टर्म्स जो है बना लेंगे। किस तरीके से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमें दे रखी थी सम ऑफ जो 4 नंबर का सम है वो है हमारा 32। उस कंडीशन जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आप और कोई कंडीशन आप यूज़ करते हैं ना, जैसे a प्लस डी वगैरह वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू नहीं आ पाती और आपका क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेट हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा था कि हमारा प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म यानी मिडिल की टर्म्स, उनका जो रेशियो जो है 7:15 है। तो वो कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो ये आपका यहाँ पे आप a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला ये आप यूज़ करेंगे दोनों जगह। तो अपना ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d² और a स्क्वायर माइनस d²। फर्दर से सॉल्व करोगे आप तो आपकी जो ये इक्वेशन आ जाएगी। a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू हमें आपसे बड़ी ईजिली निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू हमारे यहाँ पे जो आएगी वो +-2 आने वाली है। एक बार आप +2 लेके चलिए, एक बार आप -2 लेके चलिए। जो हमारी ये इक्वेशन जो हैं इनमें a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, d की वैल्यू एक बार आपको +2 ले लेनी है, एक बार -2 ले लेनी है और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे जो कि हमारे पास आएंगे 2 6 4 2 6 10 14 एंड 2 6 14 10 6 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं SN के थ्रू, यानी कि आपको वहाँ पर SN का यूज़ करना होता है। SN वाला जो फॉर्मूला होता है वो हमें यूज़ करना होता है। तो SN वाला फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना चाहिए, जो कि क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है ना। ये अपना फॉर्मूला होता है जो कि आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस d ऑफ एन AP whose first term is 10 and the sum of first 14 terms is 1505। देखिए हमारे पास हमें d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर हमें a की वैल्यू हमें दे रखी है 10 है, ठीक है ना, और सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म यानी S14 दे रखा है 1505, ठीक है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हमें दे रखी है 10, S14 अगर हम निकालें तो वो क्या हुआ n/2 2a प्लस n-1d। अब इसमें अपने पास n की वैल्यू है जो कि है 14, a की वैल्यू है अपने पास 10 और S14 वैल्यू है अपने पास 1505। इसे आप सॉल्व कीजिए, आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। इसमें और कुछ भी नहीं करना है। सोल्यूशन करना बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा भी अपने आप को फोकस करके सॉल्यूशन करोगे तो आपका इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर हमारा SN जो फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है ऑब्वियसली, अगर वो ये है तो फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि an इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अभी फॉर्मूला आया कैसे, देखिए अपना सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स टिल n, और सम ऑफ n माइनस 1 क्या हुआ, सम टिल n माइनस 1। देखिए इस n से पहले एक टर्म जो होगी जो कि n-1 होगी, तो जो अपना n-1 है वो है n-1 तक के टर्म्स का सम, और जो Sn जो है वो n तक के टर्म्स का सम। तो इसमें जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ तक के टर्म्स तो सेम ही हैं, तो ये तो अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये अपना n बचेगा, ठीक है ना।
तो ए एन की वैल्यू अपनी यहाँ से इस तरीके से निकली कि ए एन जो है अपना एस एन माइनस वन होता है। वैसे तो आपको कहीं को ये पता होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एस एन अपना दे रखा है ए थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन। ए एन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए एन होता है एस एन माइनस वन। सिंपली आपको वैल्यूज इसमें पुट करनी है। इनिशियली आप एन पुट करोगे, इसमें अपना एन की वैल्यू एन माइनस वन है तो आप एन माइनस वन पुट करोगे। इससे आप सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है एक एपी की। इसमें अपने को जो प्रॉब्लम दे रखी है वो ये दे रखी है कुछ इस प्रकार से कि अपने पास टोटल 250 लॉक्स हैं, 255 लॉक्स हैं, 250 लॉक्स हैं किसकी, बोर्ड की, जो कि हमने कुछ इस तरीके से जो है एक के ऊपर एक रख रखी है। अब इसमें हमारी जो बॉटम वाली जो लेयर है इसमें हमारे पास टोटल 22 लॉक्स हैं और इसके ऊपर वाली में ऑब्वियस ये बात है एक कमी आएगी क्योंकि हम ये इस तरीके से जो बीच बीच में रख रहे हैं गैप्स के बीच में। तो हम उससे नेक्स्ट रो है उसके ऊपर वाली उसमें 21 है, उसके ऊपर 20 है। तो इस तरीके से अपनी लॉक्स जो हैं रखी हुई हैं रो बाई रो फॉर्म में। हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि टोटल कितनी रोज होंगी हमारी पास 250 लॉक्स है ना टोटल, तो हमारी इस तरीके से हमारी टोटल कितनी रोज जो हैं हमारी बन जाएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो अपर वाली रो होगी, जो टॉप वाली जो रो होगी उसमें कितनी जो है लॉक्स हमारे पास होंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनिशियल हमारी रो में 22 है, सेकंड में 21, थर्ड में 20। तो हमारी ए की वैल्यू तो आ गई ऑब्वियस सी बात है। देखिए हमें यहाँ पे निकालना क्या होगा, हमें पूछा जा रहा है कि अगर 250 लॉक्स हैं तो टोटल हाउ मेनी रोज, कितनी रोज जो है लगेंगी। नहीं, एक तो हमारे पास होगी नंबर ऑफ रोज जो कि हम एन से निकालेंगे, एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स की तरह एन की वैल्यू से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन टॉप रो। ये टॉप रो होगी ना उसमें लॉक कितनी होंगी, तो वो हमारी आएगी ए एन से, ए एन की वैल्यू से। ये मैंने आपको एक तरीके से एपी के फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग बता दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इनिशियल है हमारी 22 लॉक्स हैं तो ए की वैल्यू 22 होगी, डी की वैल्यू अपनी होगी -1, ठीक है ना। अब अगर आप हमें यहाँ पे दे रखा है एस एन यानी 250 लॉक्स, समेशन दे रखा है हमें 250, तो 250 अपने को समेशन दे रखा है टोटल यानी इतने लॉक्स हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी एन रोज हैं, आपकी टोटल रोज कितनी है एन है, तो एस एन की वैल्यू क्या होगी n/2 2 मल्टीप्लाई 22 प्लस n-1 इंटू -1। आप सिंपली एस एन का फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए। उसके बाद जब आप 250 जो अपनी जो वैल्यू है एस एन की इसे आप यूज़ करोगे और इसे सॉल्व करोगे तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। फर्दर इसे जब आप सॉल्व करोगे तो हमारी एन की वैल्यू आएंगी 20 और 25। लेकिन यहाँ पे 25 हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं यूज़ करने वाले, क्योंकि अगर आप देखिए इस तरीके से आप दो क्वेश्चन आ रही है ना, दो सोल्यूशन आपके आ रहे हैं इनके, तो आप वो वाली टर्म निकालिए जिसपे जो है अपना जो है नंबर ऑफ वोट्स जो हैं 0 हो जाएंगी, ठीक है ना, नंबर ऑफ लॉक्स जो हैं 0 हो जाएं। तो हमें वो टर्म निकालना है जिसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, क्योंकि हमारे पास 22 से चालू हुआ ना, 22, 21, 20, तो एक ना एक होगा यहाँ पे 0 होगा। उसके बाद तो चीज़ें माइनस में स्टार्ट हो जाएंगी ना, -1, -2, -3। तो ये हो सकता है 20 जो है इसने क्या फर्दर कुछ यहाँ से इंक्रीज किया हो, फिर कुछ यहाँ से इंक्रीज करके और ये जो है अपना कैंसिल आउट हो गया हो, इसमें से 25 बता रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम वो निकालेंगे जिसमें अपना जो है 0 हो जाए। हमारी 0 किस वैल्यू पे होगी वो हम निकालेंगे, किस एन की वैल्यू पे होगी। तो a प्लस एन माइनस टी हमने 0 रखा, a और d की वैल्यू अपने पास है तो n की वैल्यू 23 होगी। यानी 23 टर्म जो होगी उस पर अपना जो नंबर ऑफ वुड्स लॉक्स जो होंगी वो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 23 पर 0 हो रही तो उसके ऊपर अपना माइनस स्टार्ट हो जाएगा, -1, -2। तो इस वजह से अपन n इक्वल टू 25 नहीं लेने वाले, क्योंकि ये जो है माइनस टर्म्स का इंक्लूड कर रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है इन प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है ना। तो हमारी n की वैल्यू 20 रहने वाली है। तो n इज नॉट 25, n इज 20, यानी नंबर ऑफ रोज अपना 20 हो गया। यानी पहला क्वेश्चन अपना हो गया कि टोटल कितनी रोज होंगी अपने पास 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो लास्ट रो होगी ना उसमें यानी टॉप रो जो होगी उसमें कितनी रोज होंगी, उसमें कितनी लॉक्स होंगी, गुड लॉक्स होंगी। तो T20 की वैल्यू आप निकालें तो क्या होगा
a प्लस 20 माइनस 1 d। तो इसे आप फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो ये अपना हो जाएगा 22 प्लस 19 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि अपनी जो अपर लो टॉप रो जो होगी उसमें जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगी वो होंगी 20, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्राइंगल्स की तरफ। ट्राइंगल्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जिस कंसेप्ट से पूछा गया है वो पूछा गया है ट्रिपल सिमिलैरिटी प्लस आपको जो थ्योरम्स होते हैं जैसे कि थेल्स थ्योरम हुई, ये जो कुछ थ्योरम जो होती है बेसिक थ्योरम्स होती है ये आपको आनी चाहिए। ट्रिपल सिमिलैरिटी तो आपका मेजर कंसेप्ट होगा जो यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो थेल्स थ्योरम जो है वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। इनिशियली अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है कि ये हमारा जो फिगर है ना, इस फिगर में इसने हमें क्या दे रखा है, ए जेड की वैल्यू दे दी, जेड सी की वैल्यू दे दी, बी एम की वैल्यू दे दी और एम सी की वैल्यू दे दी। अभी हमसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई की, एक्स वाई की जो है आपको लेंथ बतानी है। तो देखिए इसे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। हमें ये दे रखा है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, और इसको जो है हमें निकालना है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो ट्रायंगल जो हमें बन रहा है, इस ट्रायंगल को इस वाली लाइन से या फिर इस वाले ट्रायंगल से रिलेट करना होगा। एक काम तो हमें ये करना होगा। सेकंड जो काम करना होगा हमें वो ये करना होगा कि हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये वाली वैल्यूज़, तो इन वाली वैल्यूज से हमें कैसे भी करके ये वैल्यूज निकालनी होंगी। इन वाली वैल्यूज से अपने को ये वाली वैल्यूज निकालनी होंगी, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है ये काम जो है करना होगा। तो हमारे पास दो काम हो गए, एक तो हमें इनको रिलेट करना होगा और यहाँ से यहाँ पे ये वैल्यूज शिफ्ट करनी होगी। तो देखिए करते हैं अब इसको। आपने थेल्स थ्योरम अगर आपने की होगी, आपने पढ़ा होगा, तो उसके थ्रू तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, और इसे जो हम रिलेट करेंगे ना वो हम करेंगे अपनी सिमिलैरिटी का यूज़ करके। चलिए इसे करते हैं। तो देखिए पहला हमें क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना एक्स जेड और बी सी अपना पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम का जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए एक्स अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए एम, ए जेड अपॉन ए सी, ये अपने इक्वल होने वाले हैं, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। दैट्स इट, ओके। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ओके। नेक्स्ट अब ये काम हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट काम करना था, हमें इनको रिलेट करना था, ठीक है ना, इनको रिलेट करना था। देखिए आवर ट्रायंगल ए एक्स वाई यानी इस ट्रायंगल और ए बी है यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप चेकआउट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एंगल हमारी ये ए जो है ये तो हमारा कॉमन एंगल हो गया, ठीक है ना, ये हमारा एंगल कॉमन हो गया। और एंगल ए एक्स वाई एंड एंगल ए बी एम ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, क्योंकि एक्स जेड पैरेलल है बी सी के, ठीक है ना। तो ये हमारा डबल सिमिलैरिटी के थ्रू क्या हो गया, सिमिलर हो गया ये ट्रायंगल। तो ये सिमिलर हो गया, तो इसमें सिमिलैरिटी यूज करके आप कैसे लिख सकते हो कि ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एम इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम। दैट्स इट। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आप इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को आप चेकआउट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एम। सिमिलरली ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एम इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम। यानी यहाँ पर एक्स वाई अपॉन बी एम जो है वो ए जेड अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमें यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। बी एम हमारे पास क्या है, बी एम की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना। इनिशियली हमारे क्वेश्चन में बी एम की वैल्यू दे रखी थी, ये दे रखी है। नेक्स्ट ए जेड की वैल्यू हमें दे रखी है और जेड सी की वैल्यू भी दे रखी है। हमारा ए जेड भी आ गया, ए सी भी आ गया। इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कीजिए, अपनी एक्स वाई की वैल्यू अपनी आ जाएगी जो कि आएगी 1.8 सेंटीमीटर। दैट्स इट। नेक्स्ट हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इससे यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमारे ये जो हैं ये अपने परपेंडिकुलर हैं ए सी के। दैट्स इट। ये अपना एक्स है, ये अपना जेड है, ये अपना वाई है। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स जो है 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड के इक्वल रहने वाला है, ठीक है ना। देखिए इसे करने का, देखिए सोल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उसे करने का तरीका भी होता है कि आप
अपने माइंड में किस तरीके से उस चीज़ को क्लिक करोगे, हाँ हमें इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। देखिए हमें यहाँ पर x को, y को और z को रिलेट करना है। देखिए हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ले लें और इसको, तो यहाँ पे आप सिमिलरिटी के थ्रू x और z को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर करेंगे, उससे आप x और z को रिलेट कर पाएंगे। सिमिलर वे में आप अगर इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर आप लेंगे तो आप यहाँ पर z और y को रिलेट कर पाएंगे सिमिलरिटी के थ्रू। तो बस यही काम अपने को करने चलना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने जो लिया है ट्रायंगल, वो हमने लिया है PAC और QBC, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इसमें अपना PAC और QBC क्या हो गया, PAC और QBC अपना 90 डिग्री है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे यूज़ किया गया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो ये वाले एंगल अपने इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा जो C वाला एंगल ये अपना कॉमन है, तो इसके थ्रू अपना AA सिमिलरिटी के थ्रू ये अपने जो दोनों ट्रायंगल जो हैं ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो आप क्या लिख सकते हो, इसमें सिमिलरिटी का यूज़ कर सकते हो आप क्या, कि AP अपॉन BQ इज इक्वल टू CA अपॉन CB इज इक्वल टू PC अपॉन QC। ये आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसे हमें यूज़ क्या करना है, सिर्फ सारी चीज़ तो हमें यूज़ नहीं करनी, हमें x और z का यूज़ करने वाला है। तो हम क्या क्या रखेंगे, PAP और BQ हम रखेंगे और साथ ही साथ हम CACB को रखेंगे, क्योंकि यही है हमारा जो हमें यूज़ करना है मेनली। CACB हमने क्यों रखा, क्योंकि यही है जो हमारे इन ट्रायंगल्स और इन ट्रायंगल्स में कॉमन रहने वाली है, जिसके थ्रू हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में रिलेट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई ZYX इक्वल टू CA/CB, ठीक है ना। सिमिलर वे में हम जो नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे ये वाले और ये वाले ट्रायंगल ACR एंड ट्रायंगल ABQ, ठीक है ना। इसमें भी अपना ये करस्पॉन्डिंग एंगल आप यूज़ कर सकते हो और एक ये अपना कॉमन एंगल। तो AA सिमिलरिटी के थ्रू ये भी अपना क्या हो जाएगा, सिमिलर हो गया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आप सिमिलरिटी के थ्रू यहाँ पे आप ये पूरी इक्वेशन आप बना सकते हो कि AC/AB इज इक्वल टू AR/AQ इज इक्वल टू RC/QB। इस तरीके से आप ये इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको जो है ये वाली हमारी जो साइड्स हैं इनको इन साइड्स के थ्रू आपको जो रिलेट कर देना है, तो वो अपना आ जाएगा ZY/AB/AC। इन दोनों को आपको यूज़ कर लेना है। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन जो थी हमारी, जो कहाँ गई, ये रही, ठीक है ना। और सेकंड इक्वेशन जो कि हमारी ये रही, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको ये वाली टर्म्स एक साइड रखनी है और ये वाली टर्म जो है वो एक साइड रखनी है। तो इन्हें आप फर्दर ऐड करोगे तो आपको ये हो जाएगा Z/X प्लस Z/Y और ये अपना हो जाएगा CB प्लस AB। अब देखिए अपना CB, ठीक है ना, और AB ये क्या है, ये AC इक्वल ही है, तो ये अपना 1 हो जाएगा। अब ये अपना 1 हो गया तो फर्दर आप इस Z को कॉमन लेकर आप इसके नीचे पहुंचा दीजिए, ये अपना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रायंगल्स में जो चीज़ है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए क्योंकि ये इसका कई जगह यूज़ होता है और भी कई सारी चैप्टर में इसका यूज़ होता है, तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। अब तक के लिए भी सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स रह गए हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे पास चैनल पर और भी ऐसी कई सारी वीडियोस चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस 2023 के एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू।